डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अमाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि अमाइंस एनसीईआरटीज के अंदर दिया हुआ एक चैप्टर है जो जेईई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, how many primary amines are possible with formula C4H11N? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C4H11N और आपसे पूछा जा रहा है कि इस फॉर्मूले से प्राइमरी अमाइंस टोटल कितने बन सकते हैं। तो बच्चों, जब भी प्राइमरी अमाइंस की बात की जाती है तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, NH2। ठीक है, तो आपको NH2 लेकर के चलना है। उसके अलावा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको C4H11 से समझ में आ गया होगा कि अगर आप NH2 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आना ही है, तो क्या बचेगा C4H9। और C4H9 क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो आइए बच्चों इसको रेडिकल की फॉर्म में या कार्बन चेन की फॉर्म में लिख करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो टोटल 4 कार्बन है उसको आप सीधा सीधा लिख दीजिए, नॉर्मल पैटर्न में स्ट्रेट चेन बना करके लिख दीजिए और उसमें टर्मिनल कार्बन पर NH2 जोड़ दीजिए। तो ये तो हो जाएगा आइसोमर नंबर 1। इसके बाद जो अनदर पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर बच्चों आप क्या करिएगा कि जो NH2 फंक्शनल ग्रुप है इसको कार्बन नंबर 1 के बजाय या कॉर्नर के बजाय आप सेकंड वाले कार्बन पर जोड़िएगा ऐसे, तो ये आइसोमर नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल 4 कार्बन हमारे पास है इसको ब्रांच वे में लिखें, है ना। 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं और एक मिथाइल को एज अ ब्रांच लिख लेते हैं ऐसे। अब ये वाला जो स्केलेटन है इसमें NH2 अगर मैं जोड़ूंगा तो या तो NH2 टर्मिनल कार्बन पर आ जाएगा और या फिर आगे आप शायद समझ गए होंगे कि दूसरी जो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो NH2 फंक्शनल ग्रुप है उसको सेंट्रिक कार्बन पर या 3 डिग्री कार्बन पर जोड़ सकते हैं ऐसे। ये तीनों कार्बन सिमेट्रिकल हैं, इसलिए यहां से एक ही पॉसिबिलिटी मानी जाएगी और ये वाली पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो आइसोमर्स आपसे पूछे जा रहे हैं वो कितने हो गए, 4। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसमें आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेन बेस। बेसिक नेचर पूछी जा रही है और आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। अब देखिए बच्चों, ब्रोंस्टेन बेस की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर बात की जाती है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की, और आप समझते हैं कि प्रोटॉन कहां जाकर के जुड़ेगा, जहां पर लोन पेयर सिचुएटेड होगा। तो आइए सबसे पहले तो जो लोन पेयर है सारे के सारे ऑप्शन में उस पर फोकस किया जाए। अब ये जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है इसके अंदर सबसे पहले आपको रेजोनेंस देखना होता है कि वो रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए उसको चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में रेजोनेंस पॉसिबल है, यस। दूसरे वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है, यस। यहां से भी पॉसिबल, यहां से भी पॉसिबल। तीसरे वाले ऑप्शन में रेजोनेंस पॉसिबल है, यस। और लास्ट वाले ऑप्शन में रेजोनेंस पॉसिबल है, यस। अरे ये तो सारे के सारे लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेटिंग है, तो कोई नहीं, रेजोनेंस में डीप एनालिसिस यहां पर आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। फर्स्ट वाले केस में बच्चों ये जो लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है इस राइट वाले हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में। तो अगर ये वाला लोन पेयर एरोमेटिसिटी में सिस्टम है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके एक्सेप्ट कर लेने के बाद एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इसकी बेसिक नेचर तो आप मिनिमम मान करके चले। बच्चे कुछों की अगर अपन बात कर लें तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुछ एनिलीन टाइप का सिस्टम एज अ सेकेंडरी अमाइन आपको नजर आ रहा है, लेकिन एज अ डिफरेंस अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर नाइट्रो एडिशनली जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रो का -m लगेगा जो बेसिक नेचर को मिनिमाइज करेगा। उसी तरीके से यहां पर तो CO एडिशनली जुड़ा हुआ है जो इसको अमीन नहीं बल्कि अमाइड बना देता है, इसका भी एडिशनली -m लग रहा है जो अगेन बच्चों बेसिक नेचर को मिनिमाइज करेगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें वो -m वाले फैक्टर नहीं है और इसीलिए इसकी जो बेसिक नेचर है वो बाकी तीनों ऑप्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी मान करके चले। अगले क्वेश्चन में एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंड प्रोडक्ट है या जो फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा। तो आइए बच्चों रिएक्शन को लिख करके देखा जाए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एसिटामाइड मिलाइए। तो बच्चों एसिटामाइड क्या होता है, ये होता है CH3CONH2।
अब ये जो एसिटामाइड है इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि आप P2O5 मिला दीजिए। और बच्चों ये जो P2O5 होता है ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है और ये क्या होता है, एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहां पर जब आप डिहाइड्रेशन करोगे तो तरीका क्या होगा, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। आपने करना क्या है कि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है और ये जो O है इसको लेकर के आप डिहाइड्रेशन करें। तो जैसे ही इस तरीके से आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपका जो इनिशियल आंसर बनेगा बच्चों ये बनेगा मिथाइल साइनाइड, जिसको प्रोडक्ट नंबर ए मान करके चलें, जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है। अब ए वाला प्रोडक्ट बनाने के बाद आपसे बोला हुआ है कि इसका आप कंप्लीट रिडक्शन कर दीजिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आपको शो कर रखे हैं। और इसके अंदर जब 4 हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे तो सिंपल है, दोनों पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा और एज अ रिजल्ट इथाइल एमीन बनती हुई आपको यहां पर नजर आएगी, जो इस क्वेश्चन का एंड प्रोडक्ट नंबर बी हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन पढ़े ध्यान से। इथाइल एमीन कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, दैट्स वाई इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हुआ है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं। क्वेश्चन है एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय NH2 ग्रुप इन एनिलीन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग विद। क्या मतलब हो गया, क्वेश्चन ये है कि आप एनिलीन जब लेते हैं तो आप जानते हैं कि जो एनिलीन होता है इस एनिलीन के अंदर NH2 का प्लस M लगता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जो ये प्लस M है ये रिड्यूस कैसे होगा। भाई अगर प्लस M रिड्यूस होगा तो इसकी जो एक्टिवेटिंग नेचर होगी वो कम हो जाएगी। और जैसे ही इस लाइन को आपने समझा तो जो थ्योरीज हैं उससे एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या कि इसका एसिटाइलेशन हम कर लें। तो अगर इसका एसिटाइलेशन हम करेंगे तो प्यारे बच्चों जो NH2 ग्रुप होता है ये चेंज हो जाता है अमाइड में, ठीक है ना। और ये जो अमाइड होता है इस अमाइड के अंदर आप ध्यान से देखें बेंजीन रिंग के रेजोनेंस के अलावा यहां पर CO का -M लगेगा, जो अल्टीमेटली इसके प्लस M को, रिंग की तरफ क्या लग रहा है प्लस M, उसको डिक्रीज करेगा और इसलिए माना जाता है कि रिएक्टिविटी एनिलीन की तुलना में यहां पर कम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, एसिटाइलेशन करने वाला रिएजेंट चूज करना है। और आप जानते हैं कि एनिलीन में जो एसिटाइलेशन करने वाला रिएजेंट है ये होता है एसिटिल क्लोराइड, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है एक तो फिनॉल, लीजिए साहब ये हमने फिनॉल बना दिया आपके लिए। इसके साथ साथ दूसरा जो कंपाउंड है ये आपको दिया हुआ है एनिलीन, लीजिए साहब एनिलीन लिख दिया हमने आपके लिए। समझिए बच्चों, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का बहुत बड़ा रोल है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं सर नोमेनक्लेचर के बगैर ऑर्गेनिक कर लेंगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई भी नाम काम आ सकता है। तो ये जो नाम होते हैं ये आपके अल्टीमेटली फेमिलियर होने चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों कंपाउंड को जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिए, हीट करिए, तो क्या बनेगा। तो बच्चों ये अगेन एक डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो गई, तो यहां पर ओवरऑल क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आप यहां पर डिहाइड्रेशन करने के बारे में सोचोगे, आई मीन H2 हटाने के बारे में सोचोगे, तो OH तो यहां पर है, जाने ही जाना है, और हाइड्रोजन यहां पर है, जाने ही जाना है। तो इस तरीके से आप यहां पर डिहाइड्रेशन कर दीजिएगा। अब बच्चों जैसे ही डिहाइड्रेशन करते हुए आप आंसर बनाओगे तो ये जो आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो आंसर है ये एक प्रकार का सेकेंडरी अमाइन है जिसके दोनों तरफ फिनाइल जुड़ा हुआ है। आइए ऑप्शन पढ़ लें, डाइफिनाइल एमीन, यस परफेक्ट नाम है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लीजिए एक 10 सवाल आपके सामने है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पुराने सालों में एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और एनसीईआरटीज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन एज अ सोल्ड एग्जाम्पल दे भी रखे हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 1 में आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है। एसिटिक एनहाइड्राइड एक प्रकार से एसिटाइलेशन करने वाला रिएजेंट है, जैसा एसिटिल क्लोराइड करता है उसी तरीके से। ओके, तो यहां पर आप एसिटाइलेशन करा दीजिएगा। तो जैसे ही आप एसिटाइलेशन करवाओगे, अर्लियर जैसा अभी मैंने बात किया था, तो जो NH2 ग्रुप होता है ये चेंज हो जाएगा बच्चों अमाइड में, ऐसे, ठीक है ना। जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, उसको मैं यहां लिख देता हूं। अब इसके बाद आपको बोला हुआ है कि ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड यूज करिए।
तो बच्चों एसिटिक एसिड यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो Br2 को Br प्लस Br माइनस में तोड़ेगा, और जब Br प्लस बनेगा तो वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो यहाँ जाकर के ESR करेगा। और आप समझते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस एम वाला ग्रुप है, और प्लस एम वाले ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए उसके अंदर हम क्या करें, ESR करा दें ऑर्थो एज वेल एज पैरा पर। ऑप्शन के हिसाब से पढ़ लेंगे, लेकिन हमें पता है कि नॉर्मली पैरा वाला जो आंसर होता है ये मेजर बनता है, तो ये मैंने आंसर नंबर Y बना दिया है ना, पहला वाला X था ये Y हो गया। अब प्रोडक्ट नंबर Y बन जाने के बाद अल्टीमेटली आपको बोला जा रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करिए, है ना। तो बच्चों इसका जब हाइड्रोलाइसिस आप करोगे ना, तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर ये जो अमाइड है इसके अंदर लिविंग ग्रुप पहचानते हुए आपको हाइड्रोलाइसिस करना होता है ऐसे, और जैसे ही ये वाला हाइड्रोलाइसिस आपने करा तो वो जो अमाइड था वो NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका जो आंसर है क्या हो गया, एक तरह से पैरा ब्रोमो एनिलीन। ऑप्शन देखिए, पैरा ब्रोमो एनिलीन ऑप्शन नंबर ए में है, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आहा, ये तो एक लॉलीपॉप जैसा सवाल नजर आ रहा है, आइए लिख के देखते हैं। आपको बोला हुआ है इथाइल अमाइन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड गिव्स, तो इथाइल एमीन क्या होता है, C2H5NH2। इसके अंदर बच्चों आपको मिलाना है नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है बच्चों NOCl, जिसको टिल्डेंस रिएजेंट भी बोला जाता है। तो जैसे ही इन दोनों रिएक्टेंट की आपस में आप रिएक्शन करोगे तो बच्चों उसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका होता है ऐसे, है ना। यानी कि इसमें से एज अ बाई प्रोडक्ट एक तो नाइट्रोजन बना दिया करिए और एक वाटर बना दिया करिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और वो जो आंसर है ये हो गया बच्चों इस प्रकार का, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल क्लोराइड। ऑप्शन पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, इथाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए में है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए। अगेन बच्चों एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़िएगा, क्वेश्चन की डिमांड को देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको एनिलीन दे रखा है और आपको बोला हुआ है कि यहां पर एरोमेटिक नाइट्रेशन करिए, ठीक है ना, एरोमेटिक नाइट्रेशन करिए, जिसके अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि NO2 प्लस बनता है जो अल्टीमेटली ESR करेगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन के हिसाब से अपन प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा होगा। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है इन द रिएक्शन NO2 इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है ना, तो इसको मैं राइट लगा देता हूं। आगे बोला हुआ है इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन प्रोसीड्स फास्टर देन दैट ओवर बेंजीन। एनिलीन के अंदर जो नाइट्रेशन होता है ये बेंजीन की तुलना में फास्टर होता है, सही है, क्योंकि NH2 का प्लस एम लगेगा, और आप जानते हैं कि प्लस एम अगर लगेगा तो वो तो ESR के लिए फेवरेबल है ना, तो फास्टर बोलना सही हो जाएगा, तो उसको भी आप सही मान के चलें। ऑप्शन नंबर सी में बोला हुआ है इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन प्रोसीड स्लोअर देन दैट ओवर बेंजीन, बेंजीन की तुलना में स्लो, ना 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 ना, जब बी सही है तो ये तो उसका अपोजिट है, तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला हुआ है द रिएक्शन गिव्स मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज द प्रीडोमिनेटिंग प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों ये वाला स्टेटमेंट भी बड़ा स्टैंडर्ड सा है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सर लेकर के चलते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सर के अंदर होता क्या है, एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है NH3 पॉजिटिव में, और NH3 पॉजिटिव अगर बनेगा उसको आप रोक तो नहीं सकते, आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है यार इसके अंदर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है NH3 पॉजिटिव तो जो ESR होनी है ये मेटा पर ही होनी है, तो इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है, इस बात को कहना गलत तो नहीं है, तो इसलिए बच्चों इसको भी मैं सही मान के चलूंगा। तो क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट प्रोडक्ट स्टेटमेंट पहचानना था, और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो दैट्स व्हाई बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बच्चों एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो मैं आपको डेफिनेटली लिख करके बताऊंगा, जिसको सजेस्ट किया है साइंटिस्ट हॉफमैन ने। उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो मस्टर्ड ऑयल की स्मेल से मिलता जुलता होता है, और इसलिए इसको ओवरऑल मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर
करते क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं RnH2, और RnH2 जो है जिसमें पोलरिटी आप समझते हैं En के हिसाब से, इसकी रिएक्शन करा दी जाती है बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। स्टेप नंबर 1 में CH2 के साथ ये जो रिएक्शन है ये सिंपल सी एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर ये जो सल्फर है इस पर तो हाइड्रोजन आ जाएगा और ये जो कार्बन इस पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ जाएगा ऐसे। अब ये स्टेप नंबर 1 हो जाने के बाद बच्चों इसमें मिला दिया जाता है HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड। और बच्चों जब आप इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड मिला देते हैं तो इसके अंदर होता क्या है कि ये वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं ये तो इन क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना देते हैं, और इसके अलावा ये जो मरकरी है ये सल्फर को लेकर के मरकरी सल्फाइड बना देता है। तो बचा क्या? मेन ऑर्गेनिक आंसर क्या बना, लिख देता हूं, ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, और इसी की स्मेल मस्टर्ड ऑयल से मिलती जुलती यानी सरसों के तेल से मिलती जुलती मानी जाती है। ठीक है, तो इसी भी यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर C जाना चाहिए। Which amines yield N-nitrosoamine after treatment with nitrous acid? आपसे बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी अमाइन है जो HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके N-nitrosoamine बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्ट है जो कि येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है ये बनता है 2 डिग्री एमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन के द्वारा। अगर आप चाहें तो मैं रिएक्शन लिख करके बता देता हूं एक बार। जो 2 डिग्री एमीन होता है ये होता है ऐसे, और इसके अंदर मिलाया जाता है HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड, दिस वन। कुल मिलाकर के यहाँ पर बच्चों एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और फाइनली जो आंसर बनता है ये बनता है ऐसा जिसको बोला जाता है N-nitrosoamine। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो ऑप्शन है उसमें आपको केवल और केवल 2 डिग्री एमीन पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, अगर अपन 2 डिग्री एमीन की बात कर लें तो बच्चों 2 डिग्री एमीन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो 3 डिग्री है, और यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर NH है यानी कि 2 डिग्री एमीन ही है। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर D जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 4 प्रकार के एनिलीन सिस्टम आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से बेसिक नेचर यानी क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा आखिर किसकी है। अब बच्चों जो डिफरेंस या जो वेरिएशन यहां पर आपको नजर आ रहा है इसको अपन ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑर्थो पर या तो एक ग्रुप और या फिर एक नहीं 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन जो बोला जाता है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों जो SIP होता है या ऑर्थो इफेक्ट होता है इसका स्टेटमेंट ये है कि जो ऑर्थो वाला आइसोमर होता है इसकी बेसिक नेचर हमेशा कम मानी जाती है एज कंपेयर टू अनदर आइसोमर। तो अगर ऑर्थो वाले की बेसिक नेचर कम मानी जाती है तो ये वाला तो बेसिक नेचर में पीछे हो जाएगा। इसमें तो 2 ग्रुप हैं जो कि रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिक नेचर और कम हो जाएगी। और बचे कुछ दोनों की अगर अपन बात कर लें फर्स्ट वर्सेस फोर्थ की, तो इसके अंदर प्लस आई लगेगा मेटा पोजीशन के बिहाफ पर, और आप जानते हैं कि जो प्लस आई होता है वो बेसिक नेचर के लिए फेवरेबल है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी रिप्रेजेंटेशन काफी शानदार है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको एक साइक्लिक कीटोन और एक प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, और इन दोनों की रिएक्शन ऑब्वियसली आपको करनी है। तो बच्चों इन दोनों की जो रिएक्शन होती है ये एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इस तरीके से, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का तो ऑक्सीजन और अमाइंस का हाइड्रोजन हटाते हुए हम लोग कंडेंसेशन कर देते हैं। तो मेरा जो इनिशियल आंसर यहां पर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। H2O हटाते हुए डबल बॉन्ड से इन दोनों सिस्टम को जोड़ दीजिए, कुछ ऐसा। अब बच्चों ये जो आंसर बना है इस आंसर के अंदर हाइड्रोजनेशन का तो कोई रोल नहीं था, है ना, ये तो कंडेंसेशन है। अब अलग से आपको हाइड्रोजनेशन दिखा रखा है, और अलग से अगर आपको हाइड्रोजनेशन दिखा रखा है तो सिंपल है, आपको करना क्या है कि जो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है उस पाई बॉन्ड को तोड़ें और वहां पर HH अकॉर्डिंगली जोड़ें। तो जैसे आप हाइड्रोजनेशन करोगे कुछ इस प्रकार का आंसर बनता हुआ आपको नजर आएगा। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अरे ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ रहा है, तो सोचिए मत, टिक कर दीजिए। आंसर नंबर 1 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो बड़े अलग ही अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर या बेसिसिटी। वापस से बेसिक नेचर पूछी जाती है, और क्यों ना पूछी जाए, अमाइंस के अंदर सबसे जो फेमस प्रॉपर्टी है, जो एनसीईआरटीज में भी अच्छे से एक्सप्लोर है और पीवाईक्यू में भी कई बार क्वेश्चन आते रहे हैं, ये बेसिक नेचर ही है। और मुझे लगता है कि इस साल भी बेसिक नेचर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ध्यान से देखें बच्चों, एनिलीन है जिसमें रेजोनेंस होता है बेंजीन सिस्टम के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर एसिटामाइड है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, लेकिन ये एक प्रकार की 3 डिग्री एमीन है जिसमें रेजोनेंस नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो लोन पेयर है वो कैसा है, लोकलाइज्ड। बाकी दोनों में लोन पेयर कैसा था, डीलोकलाइज्ड। तो एज अ बेसिक रूल हमें पता है कि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं उसकी बेसिक नेचर होती है सबसे ज्यादा, यानी थर्ड वाला आना चाहिए सबसे आगे। अब फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस हो रहा था, तो अपन रेजोनेंस करके देखें। अब रेजोनेंस करते करते सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है बच्चों एटम्स का, है ना, क्योंकि अगर एटम बदल जाता है तो एटम का जो रोल है वो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आप एनिलीन में रेजोनेंस करते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर जाएगा, यानी ये क्या बनाएगा, सी नेगेटिव। लिख देता हूं आपके लिए, ये क्या बनाएगा, सी नेगेटिव। जबकि इसके अंदर जब आप रेजोनेंस करोगे तो ये क्या बनाएगा, ओ नेगेटिव। आप जानते हैं कि अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की बात कर रहे हैं, तो ओ नेगेटिव तो ज्यादा स्टेबल है मोर ईएन की वजह से, है ना। सी नेगेटिव लेस स्टेबल है लेस ईएन की वजह से। तो जो कम स्टेबल होगा वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कहने का मतलब है कि जो एनिलीन होगा इसकी बेसिक नेचर एसिटामाइड से ज्यादा मानी जाएगी। तो इसके हिसाब से 2 पीछे और 1 आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मुझे लग रहा है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। आपको पहचानना है कि जो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप जोड़ रखे हैं बेंजीन के ऊपर, इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। आइए देखें, एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिनॉल में भी लोन पेयर है और क्लोरीन में भी लोन पेयर है। और आप जानते हैं कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हमेशा इस प्रकार से रेजोनेंस करते हैं जिसको प्लसम नाम दिया जाता है। लेकिन इसकी अगर मैं बात कर लूं तो भैया ये पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है। लेकिन जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है ना। इसका जो पी ऑर्बिटल है वो फुलफिल है। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं। अगर CH2 पॉजिटिव होता तब तो इलेक्ट्रॉन ले लेता, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। तो यहां पर कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चों आपका यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए। Which of the following will be the major product from the reaction shown given below? एक रिएक्शन आपको प्रस्तुत कर रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि इसमें जो मेजर आंसर बनेगा वो आखिर क्या बनेगा। तो आइए ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है साइक्लिक कीटोन, आपको दे रखा है एक 2 डिग्री एमीन, और आपको दे रखा है एसिडिक माहौल, और आपको दे रखा है हाई टेम्परेचर। तो बच्चों टेक्निकली आप समझते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे पहले तो आप एडिशन कर दीजिए, ज्यादा शॉर्टकट या आगे बढ़ने की मत सोचिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर एडिशन करोगे तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन मिल गया, तो इसको OH बना देते हैं, और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट था ये इस तरीके से यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये तो बन गया मेरा इनिशियल आंसर जिसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रखा है। अब बच्चों एसिडिक मीडियम भी है, हाई टेम्परेचर भी है, तो यहां पर मेरे हिसाब से डिहाइड्रेशन शुड बी कंसीडर्ड। और अगर डिहाइड्रेशन की बात करोगे ना तो बच्चों OH वाले कार्बन को आप बोल दीजिए अल्फा कार्बन। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अनदर साइड होगी वहां से हाइड्रोजन लेकर के आपको एलिमिनेशन करना है, जिसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप बोलेंगे, और जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट है वो आपको नजर आ जाएगा। आइए ऑप्शन देखें। एक तो साइक्लोहेक्सीन होनी चाहिए और उस पे ये जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन सिस्टम है ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 में परफेक्टली मैच हो रहा है। तो दैट्स वाई इसका फर्स्ट आंसर आप टिक कर दीजिए।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें बच्चों आपको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद प्रोपियोनेमाइड विल फॉर्म इथाइल एमीन। तो आइए लिखते हैं इसको। प्रोपियोनेमाइड आपको लेना है एज अ सबस्ट्रेट। प्रोपियोनेमाइड तो ये हो जाएगा 3 कार्बन वाला अमाइड, ये हो गया। और आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर आप कौन से रिएजेंट के साथ हीट करोगे कि जो आंसर है ये बन जाएगा इथाइल एमीन यानी कि CH3CH2NH2। ध्यान से देखिए, एक कार्बन कम कर रखा है और नॉट ओनली 1 कार्बन बल्कि CO ही हटा रखा है। तो शायद आप पहचान गए होंगे, ये अपने ऑर्गेनिक की एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यस और नो? और हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? एक तो होता है हेलोजन और एक होता है एल्कली। हाई टेम्परेचर ऑलरेडी यहां पर दे रखा है। तो आइए ऑप्शन पढ़ लीजिए, Br2+QH ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, और इसलिए टिक कर दीजिए। आंसर नंबर बी इज द परफेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको एनिलीन दिया हुआ है और 2 स्टेप दे रखे हैं। पहले वाले स्टेप में प्रोडक्ट नंबर P बना रखा है और दूसरे वाले में K बना रखा है ना? क्यों नहीं बना रखा, K बना रखा है, ठीक है, एग्जामिनर की मर्जी, वो जो भी दे दे। तो आपको फाइनली ये जो K प्रोडक्ट है ये पहचानना है कि आखिर क्या बनेगा। तो बच्चों पहली वाली जो रिएक्शन है ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको बोला जाता है हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट, या इसी को बोला जाता है हॉफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन। ठीक है ना, दोनों तरह से इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक OH के साथ डाइक्लोरोकार्बिन बनती है जो NH2 ग्रुप के साथ पहले जुड़ती है, फिर उसमें से एलिमिनेशन हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो आंसर बनता है, जो फंक्शनल ग्रुप बनता है, उसको अपन कार्बिलेमिन या आइसोसाइनेट नाम से जानते हैं। तो आपका जो आंसर नंबर P है ये तो बन जाएगा आइसोसाइनेट। अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसका आप रिडक्शन करिए। ठीक है ना, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप जब रिडक्शन करोगे तो आपको करना क्या है, 4 हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। तो जैसे ही 4 हाइड्रोजन यहां पर आप जोड़ोगे तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का आंसर बनेगा जिसको प्रोडक्ट नंबर K बोल दीजिएगा। तो आइए ऑप्शन देखें, PHNHCH3, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 को ही सही आंसर मान के चलिए। एक रिएक्शन आपको दे रखा है जिसमें साइक्लोपेंटेन के ऊपर CH2NH2 जुड़ा हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि अगर इसमें NO2+HCl मिलाया जाए तो जो मेजर आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। बच्चों कार्बोकेटाइन बनाने वाली इस चैप्टर की सबसे फेमस रिएक्शन है जिसके स्टेप्स मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये जो NH2 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में। ठीक है, इसको बोला जाता है एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों जो एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड बना है इसमें N2 पॉजिटिव है जो कि एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। और अगर ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसमें से नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होगी और यहां से बन जाएगा एक प्रकार का कार्बोकेटाइन। अब आप ध्यान से देखिएगा, 5 मेंबर रिंग है और उसके ठीक बाहर वाले कार्बन पर प्लस बना हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में रिंग एक्सपांशन किया जाता है। जैसे आप रिंग एक्सपांशन करोगे, 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में चेंज करोगे तो आपको साइक्लोहेक्सिल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा। और फाइनली ये जो साइक्लोहेक्सिल कार्बोकेटाइन बना है ना, इसी की वाटर से रिएक्शन आपको करनी होती है जो स्टेप नंबर 1 में बनता है। और जैसे आप इसमें वाटर मिलाओगे तो आपको रेस्पेक्टिव एल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा। तो बच्चों आंसर तो कई सारे पॉसिबल हैं। आप कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से पहले वाला कार्बोकेटाइन भी ले सकते हैं, आप रीअरेंजमेंट में लेस प्रोबेबल वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से सीधा मेजर प्रोडक्ट की बात करी है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में एग्जैक्टली हमें नजर आ रहा है। अगेन एक सीक्वेंस क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है जिसके अंदर पहले प्रोडक्ट नंबर X बनाना है, फिर Y बनाना है और फाइनली हमें Y बताना है कि Y आखिर क्या बनेगा। स्टेप नंबर वही है जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में आप डिस्कस कर चुके हैं, एसिटाइलेशन। तो बच्चों एसिटाइलेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटेनिलाइड में जो कि एक प्रकार का अमाइड होता है एसिड। अब ये जो बना है इसका बच्चों आपको रिडक्शन करना है ना। अब ध्यान से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप को देखा करिए, क्योंकि
जो भी आंसर बनना है, जिस प्रकार से भी रिडक्शन होना है, ये एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप पर और रिएजेंट पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, अमाइड, और अमाइड का जब रिडक्शन करवाया जाता है तो इसका तरीका होता है बच्चों ऐसे, है ना, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस शो करता है, इसलिए वाला बॉन्ड नहीं टूट पाता, तो इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ का रिडक्शन हो जाता है ऐसे। और जैसे ही ये रिडक्शन आप कर लेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो एक प्रकार का सेकेंडरी एमीन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, PH NH CH2 CH3, ये नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर 3 में, और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दीजिए। हाँ जी बच्चों, एक आखिरी सवाल आज की वीडियो का आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन विद NH4SH विल बी। तो बच्चों आपको दिया हुआ है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, ये होता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और आपको बोला जा रहा है कि इसकी रिएक्शन NH4SH के साथ कराइए। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसको बोला जाता है सेलेक्टिव रिडक्शन। इसको क्यों सेलेक्टिव रिडक्शन बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहली सेलेक्टिविटी तो ये है कि 2 नाइट्रो ग्रुप मेटा पर होने जरूरी हैं, तभी ये रिएजेंट काम करेगा। अगर आपने ऑर्थो वाला या पैरा वाला आइसोमर लिया तो ये रिएजेंट काम नहीं करेगा। दूसरी सेलेक्टिविटी ये है कि यार दोनों नाइट्रो का रिडक्शन नहीं होता है, केवल और केवल इन दोनों में से एक ही नाइट्रो ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन ये वाला रिएजेंट कर पाता है। तो आप एक को तो कंप्लीट रिड्यूस कर दीजिए और दूसरे वाले को एज इट इज रख दीजिए, तो आपका जो आंसर बनेगा ना फाइनली बच्चों वो ऐसे वाला बनेगा। अब आइए, नाम तो नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रक्चर हैं, तो ध्यान से इसको पहचान लीजिए। एक NH2 एज इट इज है और एक नाइट्रो है, और ये हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं इनको डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नॉलेज है ये अपडेट कर रहे होंगे। बच्चों इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आपका प्यार, आपका कमेंट, आपका लाइक करना और आपका शेयर करना तो बनता ही है। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए और इस प्रकार के वीडियोस को स्प्रेड करिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अच्छा करना चाहते हैं या सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं उनको भी इस YouTube चैनल के माध्यम से फायदा मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।